अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के धर्म में सुधार कर रहे थे हैं कि ताकि हमें कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इधर कुछ जो सैनिक थे, सैनिकों का विद्रोह जारी था और यही धीरे-धीरे सैनिक विद्रोह ही जन विद्रोह के रूप में विद्रोह के रूप में उभर कर आता है। जैसे 1857 के ही जब क्रांति, वो 1857 का जो विद्रोह होता है जिसमें कि मेरठ से शुरू होता है और कई जगहों तक चलता है। जैसे दिल्ली से मेरठ तक में ही देख लीजिए कि जो मंगल पांडे थे, जो युवा सिपाही नेता थे, वो वहाँ बैरकपुर में कुछ जो अधिकारी होते हैं उन पे हमला कर देते हैं, जिसके वजह से उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और कुछ जो सैनिक थे उनको ये सुनने में आता है, मतलब कि उनको इस बात का संदेह होता है कि जो हमें कारतूस का प्रयोग करवाया जा रहा है, उसको कारतूस को बनाने में उसमें जो गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, उस पे लेप लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको लगता था कि हमारे ये धर्म के खिलाफ है, हमारी धार्मिकता को भ्रष्ट की जा रही है, जिसकी वजह से और उग्र हो जाते हैं और उस कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कि 85 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और कुछ लोग जो होते हैं उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। और इधर कुछ लोग जो होते हैं कि वहाँ पे जाके जिनको सज़ा सुना दी जाती है, कारावास में बंद थे, उनको वहाँ से 9 मई, ये बात थी 9 मई की, 9 मई को उनको मतलब नौकरी से निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद 10 मई को ही लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको कारावास से स्वतंत्र करते हैं। और उसी समय में जितने भी वहाँ पे जो अधिकारी थे उन पे भी हमला कर देते हैं और वहाँ पे जो बंदूकें थी, संपत्ति और भी बाकी सारी चीज़ें थी, हथियारों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। और उधर बाकी उनके जो अंग्रेज़ों के जो संपत्ति थे और उस पे मतलब कि वहाँ पे आग लगा देते हैं। और यही हाल जाके दिल्ली में भी करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि जो फिरंगी हैं उनके खिलाफ अब हम युद्ध का ऐलान, उन्होंने मतलब युद्ध का ऐलान उन लोगों के खिलाफ कर दिया, फिरंगियों के। फिरंगी मतलब हम विदेशियों को ही बोलते हैं, लेकिन ये फिरंगी शब्द एक अपमानजनक शब्द के रूप में लिया जाता है। और उन्होंने ये कहा कि अब हम अंग्रेजी जो शासन है उसको हम ख़त्म करेंगे। और लेकिन चुनौती ये भी बन रही है कि अगर अंग्रेजी शासन ख़त्म हो रही है तो फिर भारत के शासन को चलाने वाला कौन है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि हम बहादुर शाह जफ़र जो है उनको अपना बादशाह के रूप में नियुक्त करेंगे। तो फिर उनसे मिलने के लिए वो लोग दिल्ली जाते हैं। वहाँ पे दिल्ली जाने के बाद जो बहादुर शाह जफ़र थे वो तैयार नहीं होते हैं कि मतलब वो बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी लोग जाके उनको ज़बरदस्ती अपना बादशाह घोषित कर देते हैं। और फिर उनको मजबूरन मानना पड़ता है उनकी बातों को। और देश भर के जितने भी मुखिया हो गए और शासक हो गए उनको वो चिट्ठी लिखते हैं और एक भारतीय संघ बनाने के लिए आह्वान करते हैं। लेकिन यही एक बहुत बड़ा इसका बहुत गहरा परिणाम निकल के सामने आता है, जो कि आगे प्रॉब्लम इनको बनती है। लेकिन अभी इधर बगावत धीरे धीरे कहीं ना कहीं फैल ही रही होती है, क्योंकि अंग्रेजी जो हुकूमत है उनके कहीं ना कहीं जो सैनिक है कम पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिक कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और भारतीय सैनिक उन्हीं में ही शामिल थे, लेकिन उनको जब धीरे धीरे लगने लगा कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे धर्मों के खिलाफ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक 1857 की क्रांति काफ़ी सारे मुद्दों को लेके उभरती है, एक ही साथ धीरे धीरे स्टार्ट होती है। और इधर देखते हैं कि दिल्ली और कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे भी बगावत शुरू हो जाती है। दिल्ली में जब जो कि हम देख ही रहे हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो है कि बादशाह घोषित कर दिए जाते हैं। और इधर कानपुर के ही साइड में नाना साहब थे। नाना साहब क्या करते हैं, सेना इकट्ठा करते हैं और ब्रिटिशों को खदेड़ देते हैं वहाँ से। और
फिर ब्रिटिश को खदेड़ देते हैं और स्वयं को पेशवा घोषित कर देते हैं। और इधर लखनऊ में जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके बेटे को, जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उनको अंग्रेज़ों ने तो पहले से ही हटा दिया था, लेकिन जो उनका बेटा था बिरजिस कद्र, वो उसको नवाब घोषित किया जाता है। और बिरजिस कद्र की जो माँ थी बेगम हजरत, वो विद्रोह में भाग लेती हैं। लेकिन बिरजिस कद्र जो होता है वो अपना बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना बादशाह मानता है। उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों से मिल जाती है, और इधर जो नाना साहब थे उनके सेनापति तात्या टोपे से भी मिलती हैं, और दोनों लोग मिल के अंग्रेज़ों की चुनौती देते हैं। उधर एमपी में मांडला क्षेत्र के राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी, जो कि अपने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ती हैं। और जिससे कि यहाँ पे परिणाम ये होता है कि अंग्रेज़ लगातार हारते जा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो विद्रोही थे वो जीतते जा रहे थे, जिससे कि उनका आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने चीफ कमांडर को एक टेलीग्राम सेंड किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो विद्रोही हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और लड़ाई से हम लोग थक चुके हैं, और गांव के जो लोग हैं वो खिलाफ होते जा रहे हैं, और जमींदार भी खिलाफ होते जा रहे हैं। तो फिर और इधर जो देखते हैं कि नेता जो सारे हैं वो लोग काफ़ी नेता जो है कि मुख्य नेता जो थे वो भी सामने इसमें आ रहे हैं इस बगावत में। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि उन्होंने तो भविष्यवाणी की कि अब जल्द ही अंग्रेजी शासन जो है ख़त्म होगी, और उन्होंने अपने लखनऊ में ही उन्होंने अपने समर्थक जुटाए, और दिल्ली में तो गाजी यानी कि धर्म योद्धा भी इकट्ठा हुए, और बरेली के जो सिपाही बख्त खान थे वो मिलके मतलब काफ़ी बगावत की। और ये बख्त खान तो काफ़ी कहीं ना कहीं मुख्य व्यक्ति के रूप में साबित हुए, और दिल्ली में बगावत इन्होंने की थी। और बिहार में एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ लड़ाई की, और इनकी लड़ाई तो महीनों तक चलती ही रह गई लड़ाई। और उधर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के संदेशों से जो उन्होंने टेलीग्राम पे संदेश किया था, जिससे कि कंपनी एक पलटवार करती है, यानी कि वो अब समझ जाते कि हमें भारतीय सैनिक नहीं रखने हैं, बल्कि हमें अब इंग्लैंड के सैनिक रखने। तो उन्होंने इंग्लैंड के सैनिक को बुलाया सितंबर 1857 में इंग्लैंड के फौजी को बुलाया, और दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया उन्होंने। और वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है, और उनके जो बेटे थे उनको उनके सामने ही गोली मार दी जाती है। और उनकी जो पत्नी थी बेगम जीनत महल, उनको भी उनके साथ ही में आजीवन कारावास दिया जाता है। और 1858 में उनको दोनों को रंगून भेज दिया जाता है, जो कि बाद में जाके 1862 में जो बहादुर शाह जफ़र थे वो अपना अंतिम सांस लेते हैं। और 1858 में लखनऊ में भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है, जिसमें कि जो लक्ष्मीबाई थी वो शिकस्त हो जाती हैं, यानी कि पराजित हो जाती हैं, और उन्हें भी मार दिया जाता है। और उधर रानी अवंतीबाई थी वो भी शहीद हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार हार हो रही है। लगातार हार होने की वजह से जो लोगों के जो हिम्मत टूटने लगते हैं, और लोग धीरे धीरे साथ भी छोड़ने लगते हैं कि न जाने फिर आगे क्या होगा क्या नहीं, अंग्रेज़ कितना हमें आगे और कितनी समस्या में लोगों को डालेंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब अंग्रेज लेकिन ये विश्वास दिलाने लगे कि भूस्वामियों के लिए जो है हम वो लोग इनाम रखने लगे, कि जो भूस्वामी हैं उनको इनाम ऐलान किया जाने लगा उस टाइम। और ये कहा जाने लगा कि जिन्होंने भी विद्रोह किया था वो खुद को आत्मसमर्पित कर दे, और अगर कर देते हैं तो उनको हम
जो उनकी भूमि है उसके उसके अधिकार पे उनकी दावेदारी रहेगी, हम कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे सैकड़ों सैनिक और राजा थे और विद्रोही थे, नवाब थे, सबको कहीं न कहीं फांसी पे मतलब चढ़ा दिया गया, फांसी की सूली पे। और इसके बाद ही देखते हैं कि अब यहाँ पे तो ऐसा समस्या बन रहा है कि मतलब किस तरह से कंपनी का पलटवार हो रहा है। फिर देखते हैं मामला इतने पे ही नहीं शांत होता है, बल्कि विद्रोह के बाद के भी समय में भी ये चीज़ें जारी रहती हैं। और जो 1859 में अंग्रेज़ों का देश पे नियंत्रण हो जाता है। लेकिन ये बात कही जाती है कि जो पहले से शासन चल रहा था उस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि ये था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी 1858 में, जो मेन क्या था कि 1858 में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अब वहाँ के ब्रिटिशों को लगने लगा कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। और इसलिए सौंपे गए ताकि जो भारतीय जो मामले ऐसे आ रहे हैं, जो विद्रोही के मामले, उनको हम बेहतर ढंग से संभाल सकें, जिसकी वजह से कि ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक व्यक्ति था जिसको भारत का मंत्री बनाया गया, और भारत के मंत्री के सलाह के लिए इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। और जो ये भारत का मंत्री था, ये ब्रिटेन का राजा या रानी जो थे उनका निजी प्रतिनिधि होता था। और इस तरह से और भी काफ़ी बदलाव किए गए, जैसे कि जो ये भरोसा दिलाया गया कि जो भूमि क्षेत्र पर जो भूमि क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। और सेना में जो और ये चीज़ें तो मतलब एक उनका अनुपात बना दिया गया उनके द्वारा कि जो सेना में भारतीय जो सैनिक हैं उनको हम कम से कम ही लेंगे, बल्कि जो यूरोपीय सैनिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेने का फैसला किया। और जो अवध था, बिहार था, और मध्य भारत और दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय उन्होंने गोरखा, सिखों और पठानों को सैनिक में भर्ती करने का फैसला ले लिया। और उनको ये भी लगता था कि जो मुसलमान थे वो कहीं न कहीं जो उनके ज़मीन और संपत्ति थे उसको जब्त करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं न कहीं यही लोग थे जो कि ज़्यादातर ये लोग हैं कि जो कि विद्रोह को बढ़ावा दिए, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं था। लेकिन उनको ऐसा लगा, जिसकी वजह से वो उनको एक संदेह और शत्रुता की भावना से देखते थे। और उन्होंने और भी ये भी बात कही कि जो भारत का जो धर्म है और सामाजिक रीति रिवाज है, हम उनका सम्मान करेंगे, हम अब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भूस्वामी और जमींदारों के लिए उन्होंने अलग अलग काफ़ी नीतियाँ बनाई। तो इस प्रकार से ये रहा कि 1857 में जो विद्रोह किस तरह से लोगों में उभर रहे हैं और किस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है नियंत्रित करती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।